नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपके कॉमन क्लासेस में जो अभी गद्यांश का टॉपिक चल रहा था उसी में मैं एक और गद्यांश लेकर के आई हूँ, जिसको उसमें तो प्रश्नोत्तरी था। इसमें जो होगा बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर इसमें से निकलेंगे। तो इस तरह से मतलब किस किस तरह के बनते हैं गद्यांश पे प्रश्न, वो हम देखेंगे। तो आज के लिए मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें। तो देखेंगे हम। तो अब हम देखेंगे कि क्या है आज का जो है। एक जो मैं दे चुकी हूँ गद्यांश और ये जो है ये दूसरा है। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि यह क्या है, इसमें कैसे प्रश्न बने हैं। तो देखिए, एक सेकेंड। देखिए, यहाँ दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो है सही विकल्प चुन करके लिखिए जो है आपका। तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें पहले हम पढ़े थे कि गद्यांश को कैसे पहले एक बार सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, फिर नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार गहनतापूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद गहनतापूर्वक पढ़ करके और जब प्रश्नों उत्तर पढ़ेंगे तो उसमें से संभावित उत्तर जो होता है उसको हम चुन करके और अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, उससे मिलता हुआ। ठीक है। और अपना विचार उसमें नहीं थोपते हैं, जितना बस पूछा रहता है प्रश्न में बस उतना ही उत्तर देना होता है। तो ये हम जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी इसमें हम देखेंगे तो हम एक बार फिर से इसको हम पढ़ेंगे गद्यांश को कि क्या दिया हुआ है इस गद्यांश में और इसका कैसा है प्रश्न उत्तर। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सत्संग से हमारा अभिप्राय उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की संगति से है। मानव मन में श्रेष्ठ एवं गर्हित भावनाएं मिश्रित रूप से विद्यमान रहती हैं। कुछ व्यक्ति सहज सुलभ सद्गुणों की उपेक्षा करके कुमार्ग का अनुगमन करते हैं। ठीक है। उनकी संगति प्रत्येक के लिए भयंकर क्या होती है, सिद्ध होती है और वह न केवल अपना ही विनाश करते हैं अपितु अपने साथ रहने तथा वार्तालाप करने वाले जीवन और चरित्रों को भी पतन अथवा विनाश के गर्त की ओर उन्मुक्त करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की संगति से सदैव बचना चाहिए। विश्व में प्रायः ऐसे मनुष्य ही अधिक है जो उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकार के मनोवृत्तियों से युक्त है। उनका साथ यदि किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता तो हानिकारक भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त तृतीय प्रकार के मनुष्य वे हैं जो गर्हित भावनाओं का दमन करके केवल उत्कृष्ट गुणों का विकास करते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही महान प्रतिभा संपन्न होते हैं। उनकी संगति प्रत्येक व्यक्ति के उत्कृष्ट गुणों का संचार करती है। उन्हीं की संगति को सत्संग के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। ये जो रहा आपका ये गद्यांश रहा, इसमें क्या क्या बताया गया है कि किस किस प्रकार के मनुष्य होते हैं और कौन से मनुष्य जो है अच्छे होते हैं, अच्छे गुणों वाले होते हैं। ठीक है। तो इस तरह का ये गद्यांश का मूल भाव है, मनुष्य के विषय में बताया हुआ है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न जो देखेंगे। तो प्रश्न हमारा दिया हुआ है क। तो क में देखिए, सत्संग से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो अब हम जाएंगे तो सत्संग से लेखक का क्या अभिप्राय है, यह जो है आप उत्तर आप तब तक सोचिए और कमेंट में डालिए। ठीक है। सामान्य व्यक्तियों की संगति। ठीक है। उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की संगति, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति या महापुरुषों की संगति, यह जो है आपको लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था। सत्संग क्या है, उत्तम प्रकार के व्यक्तियों की संगति, जो यहाँ पे देखिए पहले ही दिया हुआ है हमारा। देखिए, सत्संग से हमारा अभिप्राय उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की संगति से है, ये जो है। तो आप कमेंट में लिखिएगा यह सेकेंड उत्तर, उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की संगति। आगे चलेंगे देखेंगे। ठीक है। ख देखेंगे, मानव मन में विद्यमान रहती है। तो आप कमेंट कीजिए मानव मन में क्या विद्यमान रहती है। आप गद्यांश में से यहाँ से देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि मानव मन में क्या रहता है। मानव मन में श्रेष्ठ एवं गर्हित क्या है, भावनाएं मिश्रित रूप से विद्यमान रहती है। स्वस्थ और
गर्हित भावनाएं। तो इसमें हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या है यहाँ पे श्रेष्ठ और गर्हित। तो ये जो है आपका ये है आंसर आपका थर्ड। तो थर्ड आंसर आप कमेंट में लिखिए। और तब तक हम फिर एक और चलते हैं ग नंबर पे। ग नंबर आपको देखना होगा कि ग नंबर में क्या दिया है। तो ग नंबर में दिया हुआ है कुमार्ग का अनुगमन करने वाले लोग विनाश करते हैं। क्या करते हैं? विनाश करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका कौन सा होगा आप सोच के बताइए, हम पढ़ रहे हैं तब तक। टॉपिक है आपका अपने साथ साथ अपने से वार्तालाप करने वालों का भी, और सिर्फ अपने साथ वार्तालाप करने वालों का या अपने मित्रों का। ये क्या है? कुमार्ग का अनुगमन जो करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुमार्ग वाला, इधर चलेंगे। देखिए, कुछ व्यक्ति सहज सुलभ सद्गुणों की उपेक्षा करके कुमार्ग का अनुगमन करते हैं। उनकी प्रत्येक संगति के लिए भयंकर सिद्ध होती है। न केवल अपना ही विनाश कर, अपितु अपने साथ रहने वाले, वार्तालाप करने वाले और जीवन चरित्र की पतन गर्त करने वाले जैसे है व्यक्तियों की। इधर हम चलेंगे, देखेंगे आपका कौन सा होगा। अपने साथ अपने वार्तालाप करने वालों का भी, ठीक है, जिससे वह जो है वार्तालाप करते हैं, अपना तो नुकसान करते ही है, ठीक है, और अपने साथ जिससे बातें करते हैं उनका भी क्या है, वह क्या है, कुमार्ग की तरफ लेकर के उनको भी चाहते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे, दूसरा है हमारा, आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, आपका अपना उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। घ नंबर पे हम चलेंगे। महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति वे है जो क्या है, कौन है, आप पढ़िए। क है पहला, गर्हित भावनाओं का दमन कर श्रेष्ठ भावनाओं का विकास करते हैं। और दूसरा है आपका श्रेष्ठ भावनाओं का दमन कर गर्हित भावनाओं का विकास करते हैं। और तीसरा है आपका श्रेष्ठ और गर्हित भावनाओं का दमन करते हैं। और चौथा है श्रेष्ठ और गर्हित भावनाओं का विकास करते हैं। तो इसमें आप उत्तर अपना लिखिए कमेंट में कि क्या होगा। तब तक हम चलते हैं, देखते हैं गद्यांश में कि महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति वे है जो क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे हमारा, यहाँ पे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है गद्यांश में। तो आप यहाँ से ढूंढेंगे। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति निश्चय ही प्रतिभा संपन्न होते हैं। और जो है महान प्रतिभा वाले व्यक्ति जो होते हैं वे क्या होते हैं, उन्हीं की संगति से सत्संग पुकारा जाता है, अपनी उत्कृष्ट विकास करते हैं, ठीक है, गुणों का विकास करते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है आंसर आप लिखिएगा। और हम चलते हैं इधर क्वेश्चन के तरफ। तो कहाँ था हमारा ये, हाँ, महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति वे है जो क्या है, गर्हित भावनाओं का दमन कर श्रेष्ठ भावनाओं का विकास करते हैं, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट ही आपका सही होगा, ठीक है। और अंगन नंबर पे चलेंगे हम, तो देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की संगति प्रत्येक व्यक्ति में संचार करती है। क्या है, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की संगति प्रत्येक व्यक्ति में क्या करती है, संचार करती है। किस गुण का, उत्कृष्ट गुणों का, निष्कृष्ट गुणों का, उत्कृष्ट और निष्कृष्ट और सामान्य गुणों का। तो प्रतिभा संपन्न, जो प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति है उसके साथ जब आप रहेंगे तो किस प्रकार के गुणों का विकास होगा, तो उत्कृष्ट गुणों का, न कि निष्कृष्ट और न कि दोनों प्रकार के और ना ही सामान्य। तो आपको इसका फर्स्ट आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम चलेंगे आगे। अब देखिए इसमें और भी दिए हुए हैं आपको कि ये दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों पर सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। तो आपको विकल्प टिक करना है। देखिए यह दूसरा है गद्यांश आपका, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ। मालवीय जी के नाम का विशेष महामना अपने आप में उनके व्यक्तित्व के लिए
क्या है, अनेक पहलुओं को उत्कृष्ट स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, मालवीय जी के नाम का विशेषण महामना, ठीक है, अपने आप में उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को स्पष्ट कर देते हैं। उनका मन अत्यंत विशाल था, जिसमें सभी के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए अतिरिक्त स्थान था। ठीक है। बापू जी ने अपनी आत्मकथा में मालवीय जी को भारत भूषण कहते हुए उनके कमरे को क्या है, गरीबों की धर्मशाला कहा है। उनके व्यक्तित्व में मालवा की मिट्टी की रसमयता थी। विशालता और रसमयता दो ऐसे गुण उनमें थे जो उन्होंने अपने समय के अन्य महापुरुषों से अलग करते थे उन्हें। ठीक है। बापू जी ने उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण अपनी अलंकारिक शैली में अक्षय ढंग से किया है। उन्होंने लिखा है कि जब मैं अपने देश में कार्य करने के लिए आया तो पहले लोकमान्य तिलक के पास गया। वे मुझे हिमालय से ऊंचे लगे। मैंने सोचा हिमालय पर चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं श्री गोखले जी के पास गया। वे मुझे सागर के समान गहरे लगे। मुझे लगा कि मेरे लिए इतनी गहराई में बैठना संभव नहीं है। अंत में मैं मालवीय जी के पास गया। मुझे वे जल की स्फटिक निर्मल धारा के समान लगे और मैंने उस पवित्र धारा में गोता लगाने का निश्चय किया। मैं समझता हूँ कि मालवीय जी के चिंतन और व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए गंगा की धारा से अच्छी कोई दूसरा उपमा नहीं हो सकती है। इसमें क्या है, मदन मोहन मालवीय जी के क्या है, ये जो है उनके जीवन के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या है अपने आत्मकथा में वर्णन किया हुआ है। तो इसको हम इस अनुच्छेद को हम तो पढ़ लिए। इसका मूल भाव मालवीय जी का के जीवन का वर्णन किया हुआ है। तो अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है प्रश्न। प्रश्न आपका है, देखिए इसमें प्रश्न भी है, मना मालवीय जी अन्य नेताओं से भिन्न क्यों थे। यह जो है आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। और इसका आप कमेंट लिखिएगा, अपने इधर से गद्यांश में से ढूंढ करके दीजिएगा मुझे कि वह अन्य पुरुषों से भिन्न क्यों थे। ठीक है। क्योंकि वो जो है यहाँ पे आप देखिए गरीबों और शोषितों के का स्थान था। ये जो गरीबों और शोषितों का क्या करते थे, वह ध्यान रखते थे। वह क्या करते थे, विशाल रसमयता दोनों गुणों में उन्हें अपने समय के महान पुरुषों से अलग करते हैं। ठीक है। वह जो है उनके व्यक्तित्व मालवा की मिट्टी की रसमयता थी। यहाँ से आंसर होगा आपका, उनके व्यक्तित्व में मालवा की मिट्टी की रसमयता थी। विशाल और रसमयता ऐसे जो है उनको महापुरुषों से अलग करते थे। ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा कि क्यों भिन्न थे। ठीक है। और लोकमान्य तिलक से महात्मा गांधी की मित्रता क्यों नहीं हो सकी। अभी इधर चलेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ था लोकमान्य तिलक। ठीक है। तो लोकमान्य तिलक के पास गया, वे मुझे हिमालय से ऊंचे लगे। ठीक है। मैंने सोचा हिमालय पर चढ़ना मेरे लिए संभव, अर्थात तो उनका विचार बहुत नहीं मिल रहा था। वह उनका विचार जो था बिल्कुल ही अलग और लग रहा था महात्मा गांधी जी को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास नहीं गए। तो ये जो है हिमालय से ऊंचे लगे, इसलिए गांधी जी का विचार जो है नहीं मिला। तो आप ओन वर्ड्स में आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए कहाँ, हाँ देखिए, जब मैंने अपने देश में कार्य करने के लिए आया तो वे पहले लोकमान्य तिलक के पास गए। वे मुझे, यहाँ से लिखेंगे, वे मुझे हिमालय से ऊंचे लगे। मैंने सोचा हिमालय पर चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है। ये जो है आपका आंसर है। और देखेंगे कि गोखले की अपेक्षा मालवीय जी ने गांधी जी को क्यों प्रभावित किया। अब गोखले जी के पास चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे गोखले जी कहाँ पे हैं। तो आपके पैराग्राफ में गोखले जी ये रहे। फिर मैं श्री गोखले के पास गया, वे मुझे सागर के समान गहरे लगे। ठीक है।
तो कोई मतलब बहुत बड़ा लग रहा था, कोई बहुत मतलब नीचे गहराइयों में हुआ था, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के पास इसलिए गए वो, ताकि उनमें ये सारे विचार जो है शामिल थे, वो सबको समेटे हुए लेकर के चल रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी जी किसके पास गए? मालवीय जी के पास गए। जो लोकमान्य तिलक जी के पास नहीं था, जो गोखले जी के पास था, वो दोनों का गुण जो है मदन मोहन मालवीय जी में अकेले में ही था। इसलिए गांधी जी क्या गए, कहाँ गए? मदन मोहन मालवीय जी के पास गए। ये जो है आपका आंसर होगा। स्फटिक शब्द का क्या होगा? स्फटिक शब्द का अर्थ क्या होगा? फटने वाला, फटकने वाला, शिला और संगमरमर। इसका आप कमेंट करेंगे कि क्या होगा आंसर स्फटिक शब्द का? तो फिर आप इसको कमेंट में लिखिएगा स्फटिक शब्द का आंसर, ठीक है। अभी हम गद्यांश में चलेंगे और देखेंगे, ठीक है। नहीं, वे मुझे जल की, ठीक है, स्फटिक निर्मल धारा के समान लगने लगे, ठीक है, स्वच्छ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है स्फटिक शब्द का आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे जल की स्फटिक निर्मल धारा के समान लगने लगे, उसमें उस पवित्र धारा में गोता लगाने का निश्चय किया, ठीक है। स्फटिक मतलब फटने वाला, ठीक है, फटने वाला, ठीक है। अब चलेंगे हम पवित्र धारा में। पवित्र शब्द व्याकरणिक की दृष्टि से है। पवित्र धारा क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? यह संज्ञा है पवित्र धारा, या विशेषण है, या क्रिया है, या क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। पवित्र धारा क्या है व्याकरणिक दृष्टि से, इसको आपको बताना होगा कि यह संज्ञा है। पवित्र धारा क्या है? ठीक है, तो यह एक विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण है। ऐसे ही आज का ये गद्यांश, 2 गद्यांश थे जो मैंने कंप्लीट कराया है, और आप इस प्रकार के और भी गद्यांश जो है पढ़ा कीजिएगा, और इसको पढ़ के प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से गद्यांश बनते हैं परीक्षाओं में और पूछे जाते हैं, तो इस तरह के आप किया कीजिए, और मेरे को कमेंट किया कीजिए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्या है, ऐसा कुछ मतलब कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट किया कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।